हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। मैं अभय मिश्रा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने कुछ दिन पहले एक वीडियो जारी की थी जिसमें एसएससी सीजीएल की मेंस आंसर की पर चर्चा हुई थी। और आज मैं उस वीडियो पर कई सारे कमेंट को पढ़ रहा था जिसमें मुझे रियलाइज़ हुआ कि काफ़ी बच्चे एस्पिरेंट्स, बच्चे तो नहीं कहेंगे, दे आर एस्पिरेंट्स, एंड वो काफ़ी परेशान नज़र आए। कुछ लोग लक को सही ठहराते हुए ऐसे चीज़ों को बोल रहे थे। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि लक सच भी है, नहीं भी है, और इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है। मुझे लगता है पर्सनली लक की डेफिनेशन बस यही है कि जब ये आपके साथ होगा देन आपको एहसास होगा, आप इसको जान पाएंगे। शायद आप उस सच को, उस जो आपका भाग्य होगा, आप उसको माफ़ कीजिएगा, थोड़ी सी तबीयत मेरी नासाज है, हो सकता है आप उसको सच में बयान ना करें किसी के सामने क्योंकि सामान्य तौर पर मैंने जो देखा है वो यही कि लोग सच को बताते नहीं हैं। और ये रेशियो बहुत ज़्यादा है। ये परसेंटेज के टर्म्स में बोलें तो मुझे लगता है 90 to 95% लोग अपनी जर्नी में बहुत सारी चीज़ों को छिपा जाते हैं या छिपा लेते हैं। उसके कई सारे पहलू भी होते हैं, क्योंकि जैसे मान लीजिए आपने किन्हीं कठिन परिस्थितियों में प्रिपरेशन की और आप आज एक अच्छी स्थिति में हैं, तो कोई भी व्यक्ति या तो उसको बहुत ज़्यादा एग्जैगरेट कर देता है चीज़ों को, या वो बताना ही नहीं चाहता। मुझे भी लगता है कि बताना कोई सही अच्छी बात नहीं होती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि कई बार आप जब अपनी समस्याओं को बताते तो आपको ह्यूमिलिएशन फील होता है और सामने वाले आपको जज करता है, अच्छा या बुरा। मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी को थोड़ा सा ब्रॉड माइंडेड होकर सोचना पड़ेगा कि इस संसार में, इस जीवन में जिसने भी कुछ भी पाया है वो आपसे ज़्यादा हार्ड वर्क करके आया है। या आप ये कहें कि आप जब भी किसी भी अपने से आगे व्यक्ति को देखें तो आप ये मान के चलिए कि उसके पास आपसे कुछ ज़्यादा रहा होगा, इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ टाइम, इन टर्म्स ऑफ लक, फॉर्चुनेट, कुछ भी कहिए। तो कुछ भी हो सकता है, इसीलिए वो आपसे आके, जैसा कि मैं थोड़ा सा अपने बारे में ब्रीफली बता देता हूँ, क्योंकि मेरे साथ भी बहुत सारी चीज़ें हुई जो कि मुझे लगता है कि यहाँ पर शेयर करना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग मैं देख रहा हूँ काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं। और मैंने कल की जो कि वीडियो मैंने पहले रिलीज़ किया उसमें भी आपको बोला कि एसएससी इज़ नॉट लाइफ, नॉट ओनली एसएससी, मैं आप कुछ भी कह सकते हैं, यूपीएससी या एनीथिंग। लेकिन देखिए, जब आप रियल कॉम्पिटिटर होते हैं, आप रियल हार्ड वर्कर होते हैं, आपने मेहनत की होती है, तो वो चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वो आपके दिल के पास होती है, आपने उसके लिए बहुत कुछ किया होता है। मेरे समझाने से या किसी और के समझाने से वो चीज़ें ख़त्म नहीं होती हैं। और सच में मैं खुद एक जुनूनी टाइप का व्यक्ति रहा हूँ एसएससी को लेके। आज भी जितना एसएससी की चर्चा करते हुए मुझे खुशी होती है अपने दोस्तों से, शायद किसी अदर टॉपिक पे नहीं होती है। वो कोई भी टॉपिक हो सकता है, एनी टॉपिक, आप जिसको सोच रहे हैं वो भी, उस पर भी मुझे उतनी खुशी नहीं होती है। जबकि मे बी कुछ लोगों को यूपीएससी अच्छा लगता होगा डेफिनेटली, लेकिन मुझे मेरे जीवन का एक एम सा रहा एसएससी। उसकी वजह कई सारी रही। मैंने 16 फरवरी 2019 को इलाहाबाद हाई कोर्ट के थ्रू एक वैकेंसी आई थी कॉन्ट्रेक्चुअल। 2017 में मेरा चयन होता है मुंशिदम की पोस्ट पे इलाहाबाद हाई कोर्ट में, कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी थी। देन उसके बाद मेरा सिलेक्शन होता है, परमानेंट वैकेंसी इलाहाबाद हाई कोर्ट की आती है। उसको मैंने ज्वाइन किया था 1 जनवरी 2020 को। कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी को ज्वाइन किया था 18 फरवरी 2019 को, वहाँ से रिजाइन किया था 16 फरवरी 2019 को, वहाँ से 16 फरवरी को ज्वाइन किया था, 18 फरवरी 2019 को ज्वाइन किया था। और आई थिंक 16 दिसंबर को मैंने वहाँ से रिजाइन किया था। देन उसके बाद मेरा फाइनल सिलेक्शन फिर एक वैकेंसी इलाहाबाद हाई कोर्ट के थ्रू होती है जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट पे, फिर से उसमें चयन होता है। उसको मैंने ज्वाइन किया 1 जनवरी 2020 को। और फिर वहाँ से लगभग 3 साल की सर्विस करने के बाद मैंने उसको रिजाइन किया
9 नवंबर 2022, उसी दौरान मेरा CHSL में सिलेक्शन होता है। AIR 686 थी, जिसमें मुझे यूपी मिला था, होम कैडर मिल जाता बट वैकेंसी नहीं थी, होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिल पाया ड्यू टू लैक ऑफ वैकेंसी, क्योंकि वहाँ पर शायद एक वैकेंसी थी ESM की, एक्स सर्विसमैन जिसे बोलते हैं, तो नहीं हो पाता था। और उस समय तक हम ऑलरेडी वर्किंग थे। मैंने ज्वाइन कर लिया था यहाँ पर दिल्ली में एज एन अकाउंटेंट। तो इस जर्नी के दौरान मैंने बहुत कुछ सीखा। जब आप जीवन में बहुत कष्ट में रहे होते हैं तो आपके लिए छोटी खुशियाँ भी बहुत मायने रखती हैं। कष्ट का मतलब ये कतई नहीं होता कि आप फाइनेंशियली वीक रहे हो या आपके पास इमोशनली, आप बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं किसी, क्योंकि ये बहुत सब्जेक्टिव चीज़ है। किसी के लिए हैप्पीनेस की डेफिनेशन अलग हो सकती है, किसी के लिए दूसरी। तो आपको मैं समझाना ये चाहता हूँ कि जो लोग SSC क्रैक नहीं कर पा रहे, तो इसका कतई मतलब नहीं है कि वो कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे। ठीक है, मेरे जीवन में कई सारी ऐसी घटनाएं हुई, कई सारे अनुभव ऐसे हुए जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। खासकर इस वीडियो पर मैं उन चीज़ों पर टारगेट करूंगा, खासकर लक फैक्टर क्या होता है उस पर चर्चा करते हैं। मैंने जो भी अपनी जॉब्स के बारे में बताया उसकी वजह ये थी कि उनमें काफ़ी लक भी काम किया। वो कैसे लक काम किया, कैसे वो चीज़ें हुई, मैं बताता हूँ। आपको एहसास भी हुआ कि हाँ ऐसा होता है। क्योंकि होता क्या है, जनरली हम लोग वो जादू तब तक नहीं मान पाते हैं जब तक हमारे साथ नहीं होता है। क्योंकि मैं भी कुछ अजीब प्रकार का प्राणी रहा हूँ। मैं थोड़ा सा डिसाइड नहीं कर पाता हूँ कि क्या ये सच है या नहीं, मुझे जल्दी विश्वास नहीं होता है। एग्नोस्टिक टाइप पर्सन हूँ, तो गॉड पे भी थोड़ा सा रहता है। मैंने ये देखा कि आपका हार्डवर्क कहाँ काम आएगा आपको नहीं पता होता है, लेकिन काम आता है। वो हो सकता है ट्यूशन पढ़ाने जाए वहाँ काम आ जाए, किसी ने कभी रैंडम क्वेश्चन पूछ लिया वहाँ काम आ जाए, आप दुकान पे खड़े हैं कहीं कैलकुलेशन काम आ जाए, आपको नहीं पता होता है लेकिन वो काम आता है। कैसे आता है मैं छोटे छोटे एक्सपीरियंस के साथ बताता हूँ। और आप एक चीज़ और समझ लीजिए, हर व्यक्ति संसार में कुछ ना कुछ सीखता है। इम्पॉर्टेंट ये होता है कि किस व्यक्ति ने एक ही घटना से कितना ज़्यादा सीखा है। जैसे कि आपने देखा होगा कई सारे लोग जिनकी उम्र 50 साल होती है, 60 साल होती है, लेकिन उनके जीवन में उनके पास एक्सपीरियंस नहीं होता उस लेवल का। लेकिन वही कई सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी उम्र सिर्फ 30 साल होती है लेकिन उनके पास एक्सपीरियंस बहुत होता है। ये भी एक डायरेक्ट कोरिलेशन, इनके बीच के एक रिलेशन है। वो रिलेशन ये है कि हम सीखते कैसे हैं, वाई हाउ वी लर्न। हम सीखते हैं घटनाओं से। इसका मतलब ये हुआ कि हर व्यक्ति के जीवन में जितनी घटनाएं रही होगी, जितनी घटनाएं होती उससे हम सीखते हैं। तो सामान्य तौर पे कहा जा सकता है कि जिनकी उम्र ज़्यादा है उनके साथ जीवन में ज़्यादा घटनाएं रही होंगी और वो उसी घटनाओं से ज़्यादा सीख पाते हैं। इसीलिए हम लोग मान के चलते हैं कि जिसकी उम्र ज़्यादा है उसको ज़्यादा अनुभवी होगा। लेकिन ज़रूरी नहीं है। कई बार क्या होता है, कई सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी उम्र हो जाती है लेकिन वो घटनाओं से सीखना ही नहीं चाहते। मैं बताता हूँ, मेरे साथ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट 2019 में जब मेरा सिलेक्शन हुआ, एक लड़का था, स्टेनो था। तो मेरी पोस्टिंग हरदोई में थे, आई बेसिकली बिलोंग फ्रॉम हरदोई। तो उसका टाइपिंग अच्छा था, स्टेनो डेफिनेटली था, शॉर्ट हैंड उसको आता था। लखनऊ में उसका एग्ज़ाम था। हालांकि तब तक मैं वहाँ से रिजाइन कर चुका था, मेरी पोस्टिंग दूसरी जगह कासगंज में थी। होता क्या है उसके साथ, वो टाइपिंग देने नहीं जाता है, शायद स्टेनो शॉर्ट हैंड ऐसा कुछ था, वो जाना नहीं चाहता है। उसकी कुछ वजह रही आंतरिक। ऑफिस आता है उस दिन, उसके दोस्त लोग उसको पुश करते हैं कि जाओ, अरे चले जाओ यार कितना दूर है, उसको पुश किया जाता है। माफ़ कीजिएगा मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ, ये घटना नहीं थी, माफ़ कीजिए। हुआ ये था, याद आया, हुआ ये था कि वो लड़का लखनऊ, उसकी टाइपिंग लगी थी, तो उसकी बस लेट हो गई थी। वो शायद जो लोग हरदोई के आसपास के रहे होंगे उनको पता होगा, माधोगंज मल्लावा करके एक जगह पड़ती है, वहाँ से लगभग मुझे लगता है 80-70-80 किलोमीटर डिस्टेंस रही होगी। तो वो वहाँ पहुँचता है, उसकी बस लेट हो जाती। अनफॉर्चुनेटली वो लेट हो जाता है। लेट होने के बाद वो अपने दोस्त को कॉल करता है। ये मेरे साथ भी हुआ है, मैं उसको भी शेयर करूँगा, तब आप थोड़ा सा बिलीव कर पाएंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ ये चीज़ें होती हो, लेकिन मैं लक पे बात करना चाहता हूँ कि लक कहाँ पर काम करेगा, कैसे काम करेगा।
क्या सच में लक ही सब कुछ होता है? तो वो भी हम चर्चा करेंगे। वो फ़ोन करता है तो उसका दोस्त उसको पुश करता है, अरे जाओ यार, जब वहाँ पहुँच गए तो जाके तो देखो। तो वो कहता है नहीं यार, मुझे लेट हो चुका है, कोई घुसने नहीं देगा, एंट्री नहीं मिलेगी, बहुत सारी चीज़ें। उसने उसको काफ़ी, मतलब जैसे आप जानती हैं दोस्तों की भाषा में, उसने अपने एक अच्छे शब्दों में उसको समझाया। वो, उसका नाम रोहित पाल है, कभी बताइएगा तो मैं आपको कांटेक्ट कराऊंगा। उसने क्या किया, वो उसकी बात मान के चला जाता है। लकीली उसकी एंट्री भी होती है, समझिएगा। वो भी कॉन्टेक्चुअल बेस पे आया था। एंट्री होती है, शॉर्ट हैंड मतलब क्लियर करता है बंदा। आज प्रेजेंटली एक दूसरे डिस्ट्रिक्ट में एज स्टेनो काम कर रहा है। एक ही घटना बताते हैं। एक दूसरी घटना जो मेरा काफ़ी नज़दीकी दोस्त है उसके साथ बताते हैं। बीएड के बारे में आपने सुना होगा, बैचलर ऑफ एजुकेशन जिसे बोलते हैं, ठीक। उसने उसका इंट्रेंस वो देना चाहता था, उसको देने जाना चाहता था। हमारे पास कॉल आता है, उसने बोला, क्योंकि वो दुविधा में था, डायलेमा में था, उसको नहीं पता था कि वो जाए या ना जाए। उसने मुझे कॉल की, हमने उसको समझाया। दोस्तों की भाषा में समझाना आप समझ सकते हैं, वही भाषा हमारी भी रही। हमने उसको बताया, कुछ अलग प्रकार के भी शब्दों का प्रयोग किया और उसको बोला कि यार जाके तो देखो, बीएड तो तुम बाद में भी कर लोगे। उसका सीजीएसएल का एग्ज़ाम था। इस समय वो चेन्नई पोस्टेड है। उनको भी मैं आपको कभी दिखाऊंगा, बुलाऊंगा, घटना का पूरा जिक्र कराऊंगा। उन्होंने जाने से पहले इनकार किया था। कॉल किया, हमने उनको कन्विंस किया, एनी हाउ वो जाते हैं। इसके पहले उन्होंने बहुत सारे अटेम्प्ट दिए थे, उनका फाइनल सिलेक्शन किसी में नहीं हुआ था। लकीली उस वाले एग्ज़ाम में उनका सिलेक्शन होता है। प्री के पेपर में वो प्री ही नहीं देना चाहते थे, प्री दिया, मेंस होता है। लकीली उनकी कट ऑफ क्लियर होती है, सब कुछ चीज़ें फेवरेबल हो रही थी और फाइनल सिलेक्ट होते हैं, चेन्नई पोस्टेड होता है। अब बात आती है कि सच में सिर्फ लक ही था? तो नहीं। देखिए, लक यहाँ पर काम करता है कि आपको जाना है या नहीं जाना है, आपकी एक मार्क्स कम रहेगा या ज़्यादा, ये तो लक है। कट ऑफ एसएससी की 140 चली गई या 150 चली गई, आपके नंबर 149 हैं, यहाँ पर तो लक काम किया। लेकिन जो आप एक मार्क्स से 149 की जो जर्नी तय कर रही है, लक का काम नहीं है, ये हार्ड वर्क का काम है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? जैसे मैंने रिसेंटली कई सारी आंसर कीज को देखा और कई सारे लोग बता रहे हैं कि एसएससी सीजीएल का जो लक फैक्टर है बहुत ज़्यादा लक था। ये बात से मैं सहमत हूँ, क्योंकि मैं इसके बिल्कुल पक्ष में हूँ कि हाँ, लक काम करता है। लेकिन कभी आप अपने दिल से ये पूछिए कि क्या सच में जीएस के साथ देने से, सिर्फ लक के साथ देने से, क्या वो 360 370 स्कोर कर सकता है? नहीं कर सकता। जीएस तो 75 मार्क्स की है ना। बाकी जो फर्स्ट पोर्शन रहेंगे उसने भी उसने अच्छा किया होगा, तो वहाँ पर तो हार्ड वर्क काम आएगा? नहीं आएगा? आएगा। मैं अपने साथ बीती हुई घटनाओं को बताता हूँ, लग क्या होता है वो। मैं उन सब चीज़ों की आज बात इसलिए करना चाहता हूँ कि कई सारे लोग बहुत परेशान हैं। जिन लोगों को पता होगा, एसएससी सीजीएल 2019 15 नवंबर का पेपर दीपावली के जस्ट एक दिन बाद होता है। 14 नवंबर 2020 को दीपावली थी, मुझे खूब याद है वो रात, वो दिन। क्योंकि मुझे डेट अक्सर याद रहती, क्योंकि कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो मुझे, बहुत सारी चीज़ें याद रहती, खासकर इस चीज़ों में मैं काफ़ी मजबूत अपने आप को मानता हूँ। मेरा दोस्त का पेपर 16 नवंबर को था और ये घटना का जिक्र मैंने कई लोगों से किया। वो दोस्त अभी भी है, ही इज़ वर्किंग एज अ डीए, डिविजनल अकाउंटेंट इन होम डिस्ट्रिक्ट, होम स्टेट एक्चुअली, and he was also selected as a CBI inspector in 2021। अच्छी स्कोर रैंक की थी उसने, अच्छी रैंक थी उसकी। तो हम तीन लोग पेपर देने जाते हैं 14 नवंबर को शाम को। वो दो लोग पहले पहुंच गए थे, हम बाद में पहुंचते हैं। एक दोस्त था, उसकी सिस्टर का फ्लैट था, हम तीनों लोग वहाँ रुकते हैं। दीदी उनकी घर पे गई थी क्योंकि फेस्टिवल था। तो उसके बाद हम लोग दिए विए लाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, जैसा कि रेगुलरली हम करते ही हैं। ईश्वर से अपनी मनोकामना मानते हैं कि ईश्वर अच्छा पेपर हो। मुझे लगता है कि मेरी लाइफ में कभी भी पेपर के पहले इतनी अच्छी नींद कभी नहीं आई थी जो इस तरीके की नींद उस पेपर में आई थी।
मतलब उस पेपर के पहले। चूँकि मेरे दूसरा जो दोस्त जिसका नाम गौरव त्रिपाठी है, उसका एग्ज़ाम 16 नवंबर का था, 16 नवंबर को था। और मैं और एक मेरा दूसरा दोस्त जिसके फ्लैट पे रुके थे, जिसकी दीदी के फ्लैट पे, शिवम श्रीवास्तव, हमारा और उसका पेपर 15 नवंबर को था। चूँकि हमारा और शिवम का पेपर 15 को था, तो हम दोनों लोग जल्दी सोना चाहते थे। जैसा कि आप जानते ही हैं, दोस्त जब मिलते हैं तो चर्चाएं होती हैं, ऐसी चर्चा चल रही थी। इसी दौरान गौरव त्रिपाठी ने हमसे कहा कि तुमने क्या अमीर सर के चालीसा करके वो क्वेश्चंस पढ़े हैं? तो हमने कहा हाँ, हमने पढ़े हैं। तो उसने क्या किया, एक रैंडम से एक सवाल बोला। उसने बोला कि एक 478XY करके एक डिजिट है, 5 डिजिट का एक नंबर है, एक्स वाई की क्या वैल्यू होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऐसा करके क्वेश्चन था, मुझे खूब याद है। तो उसने बोला कि इसको ना 99 से हम डिवाइड करते हैं, वहाँ पर जो रिमाइंडर आता है वो एक्स और वाई की वैल्यू बनती है, उसको स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं। उसने ये बात मुझको बोली और ये बात हमें याद रह गई। वो दोस्त भी अभी भी है। ये सब चीज़ें प्रमाणित हैं, इसमें कोई भी 0.0001% का भी झूठ नहीं है। ये बात हो जाती है शाम को, और हम और शिवम श्रीवास्तव सो जाते हैं। और हमारा दोस्त गौरव त्रिपाठी, जिसका 16 नवंबर को पेपर था, क्योंकि उसका 16 को था, तो वो बाहर पढ़ने लगता है। सुबह की लगभग 4 साढ़े 4 बजे के करीब गौरव उठे होंगे वॉशरूम या पानी के लिए। पता नहीं है उसने कुछ मुझे जगाया हो, भगवान जाने, मुझे नहीं पता। मेरी आँख खुल जाती है, और मेरी आँख खुलने के बाद मैंने गौरव से कहा, यार एक बात बताओ, तुमने हमको जगा दिया, मेरा सपना ख़राब कर दिया। मेरे 190 मार्क्स आ रहे थे मैथ्स में। ये बात हो सकता है आप लोगों को थोड़ा सा अजीब सी लगे, मुझे नहीं पता, लेकिन ये सच है। मैं इस बात को प्रूफ कर सकता हूँ, वो दोस्त भी बोलेगा। हालांकि ये चीज़ें बहुत अजीब सी लगती हैं, मुझे भी विश्वास नहीं हुआ था। पेपर के पहले की बात है, पेपर देने जाते हैं। पेपर 15 नवंबर जिन लोगों ने अटेम्प्ट किया था, दैट वाज द टफेस्ट शिफ्ट ऑफ दैट टाइम। कैलकुलेटिव पेपर था। माँ सरस्वती की ऐसी कृपा हुई कि मैं जिस क्वेश्चन को टच कर रहा था, आंसर मिलते जा रहे थे। आई अटेम्प्टेड 98 क्वेश्चंस, 98 क्वेश्चंस मैथ्स में, आउट ऑफ 100। 2 क्वेश्चंस मैंने छोड़े थे, मुझे आज भी वो क्वेश्चंस याद है। एक तो पैरेललोग्राम में जो जो डायमीटर बता रहा हूँ, जो डायगोनल होती है, उसका फॉर्मूला नहीं, D1 स्क्वायर D2 स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस 2AB 2CD करके जो आता है फॉर्मूला, वो मुझे फॉर्मूला वहाँ पर रिकॉल नहीं कर पाया। और एक कैलकुलेशन था, थोड़ा सा लंबा सा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन था, वो था। 98 क्वेश्चन किए, पेपर अटेम्प्ट होता है मैथ का। जब मैं उस हॉल में था, और अपने, जैसे आपको पता ही होगा, जब हम लोग मेंस देते तो चर्चा करते कि कितना अटेम्प्ट किया, कितना अटेम्प्ट किया। तो जब मैं अटेम्प्ट पूछ रहा था, तो लोगों के 95% जो लोग थे वहाँ पर, उनका अटेम्प्ट 60 to 70 के बीच में था। तो जब मैंने अटेम्प्ट, एक लड़का मुझे मिला था जिसके शायद 96 या 97 अटेम्प्ट किए थे, अदरवाइज बाकी मुझे कोई बंदा नहीं मिला। और ऑलमोस्ट मुझे लगता है मैंने पूरे सेंटर को देख लिया था। छोटा सेंटर था, बड़ा नहीं, शुभम फाउंडेशन करके है। होता क्या है कि जब मैंने ये बात सुनी, तो मैं घबरा गया। मुझे ऐसा लगा कि यार ऐसा तो नहीं होगा कि मैंने सब गलत कर दी हूँ। मैंने तुरंत कॉल की दोस्तों को, मैंने उससे पूछा, उसके भी अटेम्प्ट कम थे, शिवम को, उसने भी शायद 67 वगैरह किए थे। मेरा एक और दोस्त है, उससे मैंने बात की, मैंने उसको बताया, बट ही वॉज मोर कॉन्फिडेंट दैन मी। वो कह रहा था कि नहीं तुम्हारे आंसर आए थे। हमने कहा हाँ आए थे। तो कह रहा कि नहीं सही होंगे। लेकिन मेरी, जैसे कहते नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया था कि पता नहीं कैसे, क्योंकि जब आप देखिए, आप, ऐसा होता है कि कहीं आप बहुत दूर निकल जाए अकेले जंगल में, तो आपको ऐसा लगेगा यार बाकी सब कहाँ चले गए, इतना थोड़ी ना कोई धीमे भागता है। तो वही मेरे साथ हुआ। आंसर की, उसके बाद डिस्क्रिप्टिव था, आई थिंक डिस्क्रिप्टिव था 22-23 नवंबर को रहा होगा। आंसर की डेट मुझे याद है, 27 नवंबर 2020 को फाइनल उसकी आंसर की आई थी मेंस की। जब मैंने आंसर की मैच की, तो मेरे मैथ्स में मार्क्स आए थे 188.5, 95 क्वेश्चन करेक्ट थे, 3 क्वेश्चन रॉन्ग थे। इस घटना का जिक्र यहाँ करना इसलिए ज़रूरी था कि ये चीज़ क्या थी। ये मैंने जो देखा वो सबकॉन्शियस माइंड में सेव था, वो चीज़ मेरे साथ हुई। अब बात करते हैं इस वाले मेंस की, 2023, सॉरी माफ कीजिए, 2024, जो अभी कुछ दिन पहले हुआ। मेरा पेपर 20 जनवरी को था।
20 जनवरी को मेरे दोस्तों से फिर बात होती, पेपर की चर्चा होती। उसने बोला वो क्वेश्चन आपको बताते हैं, 2000 रुपीज़ 6.5% की रेट से, ये वाला जो क्वेश्चन था। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन मैथ का यही था। हालांकि मुझे पता था मैं कर लेता, मेरी मैथ ठीक है, लेकिन इसको देख के, हालांकि इसमें मुझे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगना पड़ा, 30-35 सेकंड लगे, क्योंकि मुझे विश्वास नहीं था कि एसएससी रिपीट कर देगी क्वेश्चन सेम। मैंने 26 मार्क की आंसर, तो ये लक है। लेकिन हार्ड वर्क क्या है कि आपको वो चीज़ वहाँ तक याद रखनी पड़ेगी। समझ रहे हैं ना मेरी बात? लक और हार्ड वर्क में डिफरेंस करना समझें। कायरों का कभी लक काम नहीं करता है, जो बहादुर होते हैं, वीर होते हैं, उन्हीं का काम करता है भाई। जो लोग पढ़ेंगे, जिन्होंने मेहनत की है, उनका लक काम करता है, करेगा भी। एक्सेप्शंस हो सकते हैं, एक्सेप्शन हमेशा होते हैं, लेकिन ये बात शाश्वत है कि जो व्यक्ति का आप एक्सेप्शन की बात कर रहे हैं कि वो हमसे कम था, आगे निकल गया, तो आपका नज़रिया थोड़ा सा छोटा रहा। आपने सिर्फ ये देखा कि वो हमसे पढ़ने में कमज़ोर था। हो सकता है वो फाइनेंशियली, मॉनेटरी बहुत ज़्यादा मजबूत रहा हो, उसके लिएजन अच्छे थे, संबंध अच्छे थे, और उसने कुछ जुगाड़ लगाया और आगे निकल गया। तो बस एक बात आपको याद रखनी, विनम्र रहना है। आपको ये बात हमेशा मान के चलनी है कि सामने वाला अगर आपसे आगे है तो उसके पास कुछ ना कुछ आपसे ज़्यादा है। हो सकता है भगवान का आशीर्वाद ही ज़्यादा रहा हो, पहली बात। अब जो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि अब क्या कर सकते हैं, कि मेंस हो चुका है, लक काम कर रहा है, उनके नंबर आ गए, उनके नंबर आ गए। मेरे पास एक रिकॉर्डिंग है, अगर किसी को डाउट हो बोलिएगा, मेरे दोस्त भी हैं। मैंने उसको ये बात बोली कि मेरे इस बार मार्क्स 320 प्लस आएंगे। क्यों बोला था? क्योंकि आपकी जो रियल कैलिबर होती है, मुझे ये नहीं पता था कि सिर्फ मेरे ही आएंगे। मैं ये चाहता था सिर्फ मेरे आए, लेकिन सभी के आगे, ये मेरा मतलब मुझे नहीं पता था। मैं ईसो से भी कहता कि 320 प्लस आए, 320 प्लस तो आए, लेकिन उन्होंने सबको दे दी, ये प्रॉब्लम है। हालांकि जो भी है अच्छा है। हमें क्या करना चाहिए? 320 प्लस मार्क्स हैं, सिलेक्शन नहीं हो रहा है, या हो भी गया, क्या मिलेगा? हमारी क्या अपेक्षाएं हैं एग्ज़ाम को लेकर? जो लोग सिलेक्टेड हैं उनका, मोस्टली लोगों का क्लियर है कि उनको क्या चाहिए। उनको 4600 ग्रेड पे चाहिए, होम पोस्टिंग चाहिए। जो नीचे हैं मेरे जैसे, कुछ ऐसे हैं जो 4600 ग्रेड पे पोस्टेड हैं, लोकेशन उनकी ऐसी है, वो चेन्नई पोस्टेड है। भले ही वो दे आर प्रिटेंडिंग कि वो खुश हैं, लेकिन सच तो यही है कि दे आर ऑल्सो वांट टू चेंज देयर जॉब, सो दैट कि वो भी अपनी होम पोस्टिंग पे आ जाए। लेकिन मेरा व्यक्तिगत जो अनुभव रहा अभी तक, या मेरे साथ जो लोग रहे या जुड़े, उनमें मैंने ये देखा कि एसएससी सीजीएल बहुत बड़ा एग्ज़ाम नहीं है, ये सच है। मेरे लिए तो खैर बड़ा था, बाकी जो लोग चर्चा करते हैं, लेकिन ऐसे लोग मैंने बहुत कम देखे जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में अच्छी रैंक के साथ अच्छी लोकेशन पर जॉब ली हो। बहुत कम देखे। तो आप अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में आप 2400-2800 ले रहे हैं तो आप बुरे व्यक्ति नहीं हैं, आप अच्छा आप करके आए। आप नज़र उठा के देखिए। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ जो यूट्यूब पर आके कहते हैं कि आई जस्ट प्रिपेयर फॉर 1 मंथ एंड आई क्लियर दिस एग्जाम, दिस इज़ वेरी इजी, एंड बहुत सारे लोग आते हैं। मुझे याद है कि एक मैंने इंटरव्यू देखा था, तो एक महिला थी, उन्होंने बोला कि मैथ्स, एसएससी के मैथ्स में कुछ नहीं होता। वो सही थी, क्योंकि उसने 18 नवंबर 2019 का पेपर देखा था, जो बैच 18 नवंबर 2020 को पेपर हुआ था। तो ये भी वही बात है कि आपने जो देखा है, आप उसी एक्सपीरियंस के साथ आप उस चीज़ को बयां करेंगे, है ना। लेकिन जिसने 2017 का पेपर देखा है, या 2018 या 2020 2019 का पेपर देखा है, तो वो कहेगा नहीं, इतना आसान नहीं होता है। मैं फिर एक बात बोल रहा हूँ, एसएससी का जो पैटर्न है वो दिखने में बहुत लुक्रेटिव है, लेकिन यहाँ पर सिलेक्शन लेना आसान नहीं है। एग्ज़ाम क्लियर करना आसान है, प्री क्लियर कर देंगे, मेंस क्लियर करें, लेकिन जब आप फाइनल मेरिट में आएंगे तब वहाँ पर प्रॉब्लम नज़र आएगी। अभी चीज़ें थोड़ी सी स्ट्रीम लाइन में आई हैं, चीज़ें हुई हैं, लेकिन एक दौर ये भी था कि
हमने अच्छे अच्छे लोगों को देखा है जो बाद में जिन्होंने AIR 75, एक दोस्त है मेरा, फर्स्ट टाइम वो अकाउंटेंट था। एक है ईडी में 300 400 रैंक थी, मेरा दोस्त शिवम श्रीवास्तव, वो भी 400 रैंक था, फर्स्ट टाइम उसको भी जीएसटी मिला था एक्साइज। अच्छा हाँ, उस लाइन में एक बात और, यूआर कैटेगरी से मैं बोलना चाहता था, यूआर कैटेगरी से भी था, ठीक है, वो भी एक पॉइंट है। देखिए है क्या कि यूआर, मैं किसी उस पर नहीं जा रहा हूँ, मैं एक चर्चा कर रहा हूँ, इसको आप अदरवाइज मत लीजिएगा, ये फैक्ट की बात कर रहा हूँ कि प्रेजेंट सिनेरियो में अगर आपको यूआर कैटेगरी में सिलेक्शन लेना है तो 4600 की रुपये की बात कर रहा हूँ, तो आपको AIR मिनिमम, AIR आपकी 1500 चाहिए, 1500 to 2000। ये भी तब जब आपको लोकेशन के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, समझिए इस चीज़ को, ये इस फैक्ट है, मतलब ये कोई कह रहा है तो नकार नहीं सकते। तो इन सब चीज़ों को आप देखिए, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानिए, और आप अपने आप में ये भी देखिए कि आपने अगर फर्स्ट टाइम 320 स्कोर किया है, मैं इस बात से सहमत हूँ कि बहुत सारे लोगों ने किया है स्कोर, लेकिन आप टॉप 10,000 में भी तो हैं। आप ये भी तो सोचिए, आप फर्स्ट टाइम अगर टीए, अकाउंटेंट, ऑडिटर अगर आप पोस्ट लेके जा रहे हैं, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा संभावना है कि आप नेक्स्ट टाइम अच्छा करके जाएंगे। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, क्योंकि मुझे 6 ईयर्स हो चुके हैं जॉब करते हुए, बहुत कम उम्र में मेरी जॉब लगी थी, मैं 21.5 का था, रिजल्ट आया था, और 22 में मेरी ज्वाइनिंग हो गई थी, बल्कि उससे कम ही थे, 21 एंड आई थिंक 7 8 महीने या 10 महीने के करीब रहा हूँ। और तब से आज तक अभी भी तैयारी कर रहे हैं, और जिन्होंने कोर्ट की वर्किंग कभी देखा होगा तो उनको पता हो कोर्ट में टाइम नहीं मिलता है, बहुत ही मतलब हैक्टिक शेड्यूल रहता है, बहुत ज़्यादा काम रहता है वहाँ पर। ऑफिस से आते थे, सो जाते थे, 1 1.5 घंटे नैप लेते थे, सो दैट थोड़ा सा रिजुनोविनेट हो जाए, एनर्जी आ जाए, और फिर से जुट जाए, एक वो जलवा, एक जोश हुआ करता था। तैयारी छोड़ना नहीं है, क्योंकि छोड़ने के बाद आप नहीं कभी कब मतलब कर पाएंगे उसको तैयार फिर से, क्योंकि छोड़ने के बाद आपके पास टाइम नहीं होगा। और मैं उन लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ जो लोग दूसरों को छोड़ने के लिए बोलते हैं कि आप ये छोड़ दीजिए तो मुझे पोस्ट मिल जाएगी, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि किसी का हक नहीं मारना है, लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, छोटे भाई या बड़े भाई की तरह, आप अपने मन में एक धारणा ले आइए कि मेरा हक मानने से पहले हम अपने हक को छीन लें। जिस दिन आपके अंदर ये मेंटेलिटी आ गई, आप जिस माइंडसेट के साथ काम करने लगे, तो आप अच्छा करके जाएंगे। क्योंकि जो लोग मैसेज स्प्रेड कर रहे हैं कि नहीं आप छोड़ दीजिए, देखिए मैं फिर वही बात बात बोलूँगा, आप मान लीजिए किसी के छोड़ने से आप टीए बन भी गए, आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं होने वाला, आप भी अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे, आप फिर अगले अटेम्प्ट में काम करेंगे, अगले अटेम्प्ट देंगे, और जब आप अगले अटेम्प्ट में अपियर हो रहे होंगे तो आप फिर वही बात दोहरा रहे होंगे जिसके लिए आप रिक्वेस्ट कर रहे थे लोगों से। बात गहरी है, समझिएगा। तो मेन पर्पज़ हमारा यही है कि हम लक को दोष दें, लेकिन कुछ हद तक, ज़्यादा नहीं। लक होता है, डेफिनेटली होता है, मैंने आपको एक बात बताई ही नहीं, मेरा भी लक था, मेरा एक बार फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ था 0.58 से, जाके आप देख सकते हैं 2019 इलाहाबाद हाई कोर्ट की एक और परमानेंट वैकेंसी आती है। और ये देखिए दुर्भाग्य की बात ये थी कि जिस दिन हमने ज्वाइन किया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉन्टेक्चुअल वैकेंसी को, उसी दिन उसका रिजल्ट आता है। रात भर मुझे नींद नहीं आई थी, और मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें सभी के साथ होती है, जितने भी लोग सिलेक्ट होते हैं सभी परेशान होते हैं, 99%। जॉब रुला के मिलती है, आपको आंसू आ जाएंगे, दुख होता है, और ये जो दुख होता है ये एक प्रमाण है कि आपने हार्डवर्क किया है। देखिए जिसने कुछ किया होता है, जिसके एफर्ट्स लगे हो, तो वो दुखी होता ही होता है, होना भी चाहिए, क्योंकि आपने एफर्ट किया है। लोग कहते हैं कि नहीं, कर्म की इच्छा कर्म करो, इच्छा मत करो। अगर आपने मन से कर्म किया है तो फल की इच्छा होती है, होना भी चाहिए भाई,
वाई वी आर मेकिंग सम एफर्ट? द रीज़न इज़ कि हम कुछ चाहते हैं तभी तो कर रहे हैं एफर्ट। बुरा लगता है, दुखी होना कोई बुरी बात नहीं है। आप परेशान होंगे, दुखी होंगी, रोएंगे, लेकिन क्या रोने का सोल्यूशन यही है रोते रहना? नहीं, आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। अगेन गेट अप, जुट जाओ। वही एसएससी, फिर एक बार कुछ ना कुछ होगा, फिर आएगा, लड़ाई होगी, लड़ते रहेंगे। आप उस दौर में तब भी पैदा हुए जहाँ पर चीज़ें थोड़ा सा ऑनलाइन रीच हैं। हम जब आए थे फील्ड में तो ट्रांजिशन हो रहा था। 2016 में जनवरी के दौरान, जुलाई के दौरान आई थिंक जियो लॉन्च हुआ था, और मेरे पास पहुंचने तक जियो लगभग नवंबर दिसंबर तक मेरे पास पहुंच पाया था। हालांकि उस दौरान ऑनलाइन कंटेंट इतना अवेलेबल नहीं था, एक दो टीचर थे बस, बाकी नहीं। मुझे लगता है कि सबसे पहले महिंद्रा शायद बहुत काफ़ी आगे चल रही थी उस टाइम पे। तो आप लकी हैं, आपके पास कंटेंट है, आपके पास डेटा है, आपके पास रीच है उस टाइम। हालांकि मैं इस बात से सहमत हूँ कि कंपटीशन बढ़ा है, क्योंकि मैंने पहले धीरे धीरे, क्योंकि मैंने कई सारे एग्जाम दिए, तो मैं देख रहा हूँ कि कंपटीशन बढ़ा है। लेकिन अगर हम आज का सिनेरियो देखें, 2024 मेंस की बात करें, तो इसमें कंपटीशन बढ़ने की एक वजह एग्ज़ाम का आसान होना भी है। और आप एक चीज़ की और समझें, मैथ पर काम करिए। मैथ को लेके मैंने देखा है कि जब से ये पैटर्न आया, लोग सीरियस नहीं है, कोई भी आके कुछ भी बोल के चला जाता है। आपने मैथ का वो जलवा नहीं देखा जो मैंने देखा था एक दौर में। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उनको आज भी ये लगता होगा कि इंग्लिश डिफ़िकल्ट है, लेकिन सच ये है कि आज भी मैथ्स का एवरेज इंग्लिश के एवरेज से कम रहता है। मैं अपने दौर की बात करता हूँ, जब मैंने शुरू किया था तो मुझे लगता था कि इंग्लिश किसी को नहीं आता होगा, मैथ सबको आता है, लेकिन मैं गलत था। मेरे मैथ्स में 170 मार्क्स आता था एसएससी ट्यूब के पेपर में, तो मेरी रैंक 300-400 होती थी आउट ऑफ 3,000-4,000। लेकिन अगर इंग्लिश में 170 आ जाता था तो वो रैंक 2,000 के आसपास होती थी। समझ रहे हैं? तो मैथ पर काम करिए। और जो लोग कहते हैं कि पेपर टफ, मैथ्स आज भी पेपर डिसाइड करती है। आप चाहे 2023 का देख लीजिए, 2000 इसके पहले जिन्होंने कभी पेपर दिया होगा उनको पता होगा, प्री के लेवल में जब भी मैथ्स का थोड़ा सा लेवल बढ़ा है, लोगों को दिक्कत हुई है। और मेरी एक ही रिक्वेस्ट है आप सभी से, अपने माइंडसेट को चेंज करिए। ये वो वाला माइंडसेट मत रखिए, किसी के छोड़ने से मुझे कुछ मिलेगा, नहीं मानता मैं। आपको वो योग्यता डेवलप करनी पड़ेगी कि हमारे अंदर वो कैलिबर हो कि हम छीन पाएँ चीज़ों को। और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप कॉमन सेंस लगाइए ना। कोई भी जॉब करने वाला व्यक्ति आपसे कैसे ज़्यादा पढ़ सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। वो 8-9 घंटे ऑफिस में रहेगा, फिर खाना खाएगा, आएगा, जाएगा, थोड़ा बहुत टेंशन भी होती है ऑफिस की, कैसे आगे जा सकता है आपसे? आपके पास बेहतर अपॉर्चुनिटी है, आप तो उसको कुचल सकते हैं, इसलिए कुचल सकते हैं, आपके लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है। और इस एटीट्यूड के साथ जो लोग मुझे पर्सनली जानते होंगे, मेरा एटीट्यूड हमेशा ये रहा है, मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया है, लेकिन आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ थोड़ा सा अपने आप में कॉन्फिडेंस रखें कि नहीं, मैं करूँगा, कर सकता हूँ। इसी पर ज़्यादा डिपेंडेंट होने से आत्मसम्मान कम हो जाता है। तो आप ये बिल्कुल मत करिए, काम करते रहिए। कोई भी डाउट हो प्लीज़ टेक्स्ट करिए, और मुझे पूरी उम्मीद है आप अच्छा करेंगे। और फिर वही बात, एसएससी लाइफ नहीं है, वेरियस एग्ज़ाम्स आते हैं, रेलवेज़ है, यूपी ट्रिपल एस सी है। आज ही मेरी एक लड़के से बात होती है, मेरे साथ कोर्ट में था, वो यारो है इस टाइम पर। तो खुश है वो, काफ़ी घर से 40 किलोमीटर दूर उसका घर है, ऑफिस है, और वहीं पे अपना अप डाउन करता है। तो आप अपनी प्रायोरिटी के सेट करिए। लोगों को कहने के बुरा मत मानिए। जो लोग जिनके सामने निगेटिविटी या परिस्थितियाँ थोड़ी प्रतिकूल होती हैं, वो आपके लिए एक पुश का काम करती हैं, होनी चाहिए। मुझे लगता है कि ज़्यादा अनुकूल परिस्थितियों के साथ बहुत अच्छा इंसान कर नहीं पाता है। ये शायद मेरे साथ ऐसा ही अनुभव रहा हो। तो इन्हीं शब्दों के साथ अलविदा लेता हूँ, और आशा करता हूँ कि आप अच्छा करेंगे, करते रहेंगे, और किसी भी प्रकार की एसएससी
सीजीएल 2024 के संबंध में कुछ डाउट है, कुछ भी, तो यू कैन टेक्स्ट मी और होपफुली मैं आपको आंसर दे पाने के लिए सक्षम होऊंगा। और ये बात याद रखिए कि कट ऑफ प्रिडिक्ट अभी नहीं किया जा सकता। जिनके मार्क्स कम है वो दोबारा लग जाइए। मान लीजिए जिनके 330 हैं भी साउथ, या 325 भी हैं, साउथ जाना पड़ेगा तो अगली बार वैसे भी करोगे। तो जो काम कल करना है वो आज क्यों नहीं? क्योंकि जो गलती मैंने करी वो आप ना करें। मोस्टली लोग क्या करते हैं, जिनका स्कोर अच्छा हो जाता है वो यूपीएससी की तरफ थोड़ा सा चले जाते हैं। मैंने भी वो गलती की थी। तो मैं बस आपसे यही कहूँगा कि अगर आपको वही करना है तो आप फिर अच्छा है करिए, लेकिन ऐसा ना हो कि आप आधी दूर जाके वहाँ से ही वापस आ जाएं। आपका क्लियर माइंडसेट होना चाहिए, आपको यही करना है। क्योंकि आपके पास उतना समय नहीं है कि आप ये डिसाइड करें, ये करें कि वो करें। या हो सकता है आप विलक्षणी व्यक्ति रहे हो तो अलग बात है। अगर आप कुशाग्र मानसिकता के व्यक्ति हैं तो हो सकता है आप कर सकते हैं, लेकिन मेरा एक जनरल परसेप्शन ये है, सामान्य तौर पर जो लोग हैं उनको ज़्यादा इधर उधर नहीं करना चाहिए। अपने माइंड को मेकअप करें और एक चीज़ पर फोकस करें। अगर आपको लगता है कि यू कैन क्रैक इट तो क्रैक करिए। सेल्फ असेसमेंट ज़रूर करें। ऐसा बिल्कुल ना हो कि आपको पता है कि आप इसमें लैग कर रहे हैं, आप सुधार नहीं पाएंगे। देखिए, इस संसार का सबसे बेहतर जो अनुभव होता है वो आप खुद से ही ले सकते हैं। दुनिया का कोई भी व्यक्ति आपको कितना भी सिखा दे, आप नहीं सीख सकते। तो आप अपने आप को पहचाने, जाने, सीखें, समझें और परखें, देन डिसाइड करें आपके लिए क्या सही है और क्या गलत। खैर, इन्हीं शब्दों के साथ विदा लेता हूँ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।